दर्शकों जय भीम नवोदय स्वागत है आपका भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ से जो इस साल 204 वर्ष पूरा कर रहा है। मतलब 204वीं वर्षगांठ है इसकी। शौर्य दिन की बातें तो कल हमने आपको बताई थी कि जिस तरह से 500 महार ने 28,000 पेशवा को धूल चटाई थी, उसके पीछे का इतिहास भी जानना जरूरी है और इतिहास भी हम आपको बताएंगे। कोरोना के 2 साल रहे और कोरोना के 2 साल के बाद में जो बंदिशें थी उसे अभी खोल दिया गया है इस साल। हालांकि कोरोना का प्रादुर्भाव कम नहीं हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पर प्रिकॉशंस लेकर आज 1 जनवरी 2022 है, फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और विजय स्तंभ को भी उसी तरह से सजाया गया है। दूर दराज से कई पुलिसकर्मी, करीब 5,500 पुलिसकर्मी यहाँ पर इस परिसर में सुरक्षा के लिए तैनात लगाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। लोगों को मास्क पहनकर आने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बातें बताई गई है। उनका अनुपालन करते हुए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और 2 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर जय भीम का नारा लगाते हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इक्वालिटी न्यूज़ पर आप इसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं। 1818 का ये युद्ध था जब ये लड़ाई लड़ी गई थी और अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन ये माना जाता है जब आज उसको 204 वर्ष हो रहे हैं। एक अभिमान के लिए, एक सम्मान के लिए 500 महारों ने पेशवाओं के साथ जंग लड़ी थी और उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ लिया था और उसके बाद में ये विजय स्तंभ अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। मतलब 500 महार और अंग्रेज वो पेशवाओं को हरा देते हैं और उस लड़ाई का प्रतीक या इस भीमा कोरेगांव में दिखाई देता है, जो विजय स्तंभ के तौर पर दिखाई देता है। और उसी को अभिवादन करने के लिए 1 जनवरी 1927 को खुद महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर आते हैं और तब से लेकर अब तक ये कारवां इसी तरह बदस्तूर जारी है और अभिवादन करना शुरू है। वैसे अगर इसके इतिहास के बारे में देखा जाएगा तो भारत देश में एक प्रचलित कहावत है, तेरे जैसे 56 देखे। जैसा ऐतिहासिक घटनाओं में कहावतों का निर्माण होता है, उसी तरह इस कहावत का निर्माण भी भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक युद्ध पर हुआ है जब महज 500 महार सैनिक ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को धूल चटाई थी। भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए हमें पेशवा के बारे में भी समझना पड़ेगा, ये बेहद ज़रूरी है। 1717 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह एक ने छत्रपति संभाजी के पुत्र शाहूजी को रिहा की, कुछ शर्तों पर अपनी कैद से रिहा किया। उसके तुरंत बाद शाहूजी ने मराठा सिंहासन का दावा किया और अपनी चाची ताराबाई और उसके बेटे को चुनौती दी, मतलब वो चुनौती दी थी। 1713 को शाहूजी ने, जो कि मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन चुके थे, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ, जो कि चित्तपावन ब्राह्मण थे, उनको 5वां पेशवा प्रधानमंत्री घोषित किया। बाद में पेशवाओं के दौर शुरू हुआ और वे मराठा साम्राज्य के प्रमुख शक्ति केंद्र बन गए। छत्रपति एक शक्ति विहीन औपचारिकता का मात्र का शासक रह गए, जैसे आज के राष्ट्रपति होते। मराठा साम्राज्य की पूरी कमान पेशवाओं के हाथ में आ गई और पेशवाओं ने अपनी जातिवादी सोच के चलते महारों में, दलित समाज में शामिल एक जाति जो महाराष्ट्र केंद्रित है, जिसे हम महार कहते, पर महारों पर मनुस्मृति की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की और लागू भी कर दी थी, जिसके तहत उन्हें कमर पर झाड़ू और गले में मटका बांधने को कहा गया, ताकि जब कोई महार रास्ते से चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू द्वारा मिटाते थे और वे थूकना भी चाहे तो उनके अपने गले में मटकी में थूकना पड़ता था। मतलब इस तरह के जो कि नियम लगा दिए गए थे। यही वही दौर था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना विस्तार करने में लगी हुई थी और उसके लिए उनको पेशवाओं को हराना बेहद ज़रूरी था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रणनीति बना ली थी। उस वक्त महारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवाओं की सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, जिसे पेशवाओं द्वारा अपमानित ढंग से ठुकराया गया। और मैं कैमरामैन विशाल से ये भी कहना चाहूँगा कि स्तंभ को भी वो बताएं। यह बात जब अंग्रेज़ों को पता चली तो उन्होंने महार जाति के लोगों को समानता की शर्तों पर अपने साथ ले लिया और उन्हें अंग्रेजी सैन्य में भर्ती होने का न्योता दिया। ये इतिहास बता रहा है, इतिहासकारों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। जब 1 जनवरी 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं में युद्ध हुआ, तब पेशवाओं की सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल
सैनिक, ऐसे कुल 28,000 सैनिक मौजूद थे, जिसकी अगुवाई पेशवा बाजीराव II कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से भी बॉम्बे लाइन इन्फेंट्री में कुछ 500 महार सैनिक थे, जिनमें आधे घुड़सवार और आधे पैदल सैनिक थे। महार सैनिक के शौर्य बल के आगे पेशवा टिक नहीं सके और इस युद्ध में पेशवाओं की करारी हार हुई। पेशवाओं का साम्राज्य खत्म हुआ। महार रेजिमेंट के अभूतपूर्व अविस्मरणीय वीरता की यादगार में भीमा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिस पर शूरवीरों के नाम लिखे गए। ध्यान रहे कि मराठा साम्राज्य पहले खत्म हो चुका था, जबकि पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए यदि कोई लड़ाई मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई है या मराठा और महारों के बीच में हुई है तो यह बिल्कुल गलत है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवाओं और महारों के बीच में थी, ये हम आपको इतिहासकारों के मुताबिक बता रहे हैं। और यही लड़ाई पेशवाओं के जातिवादी घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसलिए दलित समाज के लिए इस लड़ाई का अलग महत्व है। इसे हम सिर्फ दो जातियों के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं रख सकते, बल्कि ये लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसमें शूद्रों को युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यह एक जाति की विशेषता के खिलाफ लड़ाई थी। शुरुआत में महार समाज के लोग पेशवाओं के पास गए थे उनके साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने महारों को धुतकार दिया, उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। यह लड़ाई महारों की अपनी काबिलियत दिखाने और पेशवाओं की जातिगत मानसिकता का घमंड तोड़ने की लड़ाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर का दुआ जाते हैं और कहते हैं कि दलित समाज के लोगों को अपने शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। इसलिए हर साल दलित समाज के लाखों लोग अपने उस शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाते हैं। जैसे कि आज आए हुए 204 वर्ष बाद भी, मतलब अगर 2 साल अगर कोविड के छोड़ दिए जाए, लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी आज तक दलितों के शौर्य को मनुवादी मानसिकता के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज भी देश की सेना में दलितों की उचित भागीदारी नहीं मिली है। आज कुछ मीडिया बंधु हैं जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, वह कभी इसे जातिगत युद्ध और कभी देश के खिलाफ जैसे युद्ध की संज्ञा देते हैं, लेकिन वो यह नहीं मानते कि जब समाज में एक तबके के हर जरूरी सुविधा से, हर अधिकारी से वंचित रखा गया हो और गुलामों की बदतर जीवन जिया गया हो, उस स्थान को देश नहीं कहते। भारत देश सही मायनों में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए गए संविधान के बाद बना है। इसलिए वह युद्ध के खिलाफ नहीं, एक जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ था। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग आज भी इसे पचा नहीं पाए, इसलिए वो आज भी अपने द्वारा किए गए जातिगत भेदभाव को देशभक्ति का मुद्दा बनाकर छिपाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी जातिवादी सोच ने सदियों से झूठ, पाखंड और कपट का सहारा लेकर दलित समाज को दबाने और कुचलने का काम किया है और लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। जैसे तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई भी घटना अपने आप में नहीं होती, बल्कि घटित कुछ घटनाओं पर उस पर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही 1 जनवरी 1818 को समाज परिवर्तन की एक लड़ाई भीमा कोरेगांव थी और जिसका इतिहास गवाह है कि आज 204 वर्ष बाद लोग आ रहे हैं। हालांकि उतने बड़े प्रमाण में नहीं है लोग यहाँ पर जैसे होने चाहिए, लेकिन लोग आ रहे हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए और जय भीम का नारा लेते हुए। कई सारे हमने आते हुए स्टॉल देखे, यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखी जो बाहर में लगी हुई है, उसका भी प्रसारण हम आपको बताएंगे। लेकिन इस लाइव प्रसारण के जरिए आपको हमने जो इतिहास है, इतिहासकारों के मुताबिक वो बताने की कोशिश की है और उस धरती से कोशिश की है जिसे भीमा कोरेगांव कहा जाता है और जहाँ पर विजय स्तंभ है, मतलब अपने आप में एक प्रतीक है। 1 जनवरी 1927 से बाबा साहब ने चलन शुरू किया था और उसके बाद से अम्बेडकरवादी अनुयायी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं और 500 शूर महावीर की वीर गाथा का गुणगान करते हैं और यहाँ से कुछ लेकर चले जाते हैं। एक संघर्ष से किस तरह से ऐसे विपरीत समय में एक संकट पर विजय पाना और उसी के अनुरूप 204वां ये शौर्य दिन मनाया जा रहा है। आपको समय समय पर हम जानकारी देते रहेंगे, आप देखते रहिए भीमा कोरेगांव से इक्वालिटी न्यूज़ का सीधा प्रसारण।